Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये वाकया उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर का है। शनिवार का दिन 26 जुलाई यानी पिछले महीने की ये बात है। एक शख्स जिसका नाम है धर्मेंद्र, वो सुबह अपने घर से स्कूटी लेकर निकलता है। कहाँ जाता है एग्जैक्टली घर वालों को बताकर नहीं जाता, लेकिन सुबह से दोपहर हो जाती है, फिर दोपहर से शाम हो जाती है, धर्मेंद्र लौटकर नहीं आता। इस बीच धर्मेंद्र के मोबाइल पर घर के लोग कई बार कॉल करते हैं, फ़ोन भी स्विच ऑफ आता है। घर के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। पहले उनको लगता है कि शायद मोबाइल फ़ोन कहीं स्विच ऑफ हो गया होगा, धर्मेंद्र कहीं किसी से मिलने चले गए होंगे। और जैसा कि गुमशुदगी के तमाम मामलों में होता है, लोग अपने नाते रिश्तेदारों से पूछने लगते हैं, धर्मेंद्र के दोस्तों से, जानकार लोगों से, जो कलीग्स हैं जिनके साथ धर्मेंद्र काम करता है, सबसे घर वाले पूछताछ करते हैं, फ़ोन करते हैं, लेकिन नाकामी हाथ लगती है और धर्मेंद्र का कुछ भी पता नहीं चलता। फाइनली घर के लोग पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस में जाकर धर्मेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। धर्मेंद्र कोई छोटा बच्चा नहीं है, बल्कि एक बालिग आदमी है और मुजफ्फरनगर में ही एक राधा गोविंद ऑटोमोबाइल के नाम से एक शोरूम है ऑटोमोबाइल का, वहाँ धर्मेंद्र काम करता है। धर्मेंद्र कहाँ गया, किससे मिलने गया, कैसे गायब हो गया, ये सारे सवाल अभी अनसुलझे थे, अनुत्तरित थे। पुलिस घर वालों की शिकायत के बाद इस मामले की छानबीन शुरू करती है, धर्मेंद्र के बारे में जानकारी जुटाने लगती है, लास्ट टाइम कहाँ गया ये पता करने की कोशिश करती है। इस बीच पुलिस जो है अपनी तफ्तीश की शुरुआत सीसीटीवी फुटेज से ही करती है। पुलिस धर्मेंद्र के घर वालों से पूछताछ करने के बाद जो भी उस गली में, मेन रोड पर और अलग अलग जगहों पर जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उससे धर्मेंद्र को ट्रैक करने की कोशिश करती है। काफ़ी दूर तक पुलिस धर्मेंद्र को ट्रैक करने में कामयाब होती है, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड हैं, जहाँ पर धर्मेंद्र के एग्जैक्ट डायरेक्शन के बारे में पुलिस को पता नहीं चल पाता कि इस पर्टिकुलर जगह पर आने के बाद वो दाएं गया होगा या बाएं गया होगा, ये नहीं पता चल पाता है। लेकिन कोशिश करने के बाद पुलिस को एक कामयाबी मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि धर्मेंद्र जो है अपने घर से निकलकर स्कूटी लेकर A to Z कॉलोनी की तरफ गया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि A to Z कॉलोनी के कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो ब्लाइंड स्पॉट है, जहां पर जाने के बाद धर्मेंद्र स्कूटी लेकर फिर किस तरफ मुड़ा ये पुलिस को पता नहीं चल रहा था। लेकिन कामयाबी मिली, और कामयाबी यूँ मिली कि धर्मेंद्र का एक दोस्त या जानकार और कलीग भी, रोहित नाम है जिसका, वो वसुंधरा कॉलोनी में रहता है। वहाँ रोहित के घर के बाहर धर्मेंद्र की स्कूटी एक जगह पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में पार्क नजर आई। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लू था, क्योंकि रोहित धर्मेंद्र का जानकार भी था। कोई ऐसा नहीं कि अनजान आदमी के घर के बाहर वो स्कूटी खड़ी थी। धर्मेंद्र के साथ काम करता था और स्कूटी भी उसके घर के बाहर खड़ी हुई थी, तो जाहिर है आखिरी बार धर्मेंद्र जो है वो रोहित के पास ही गया होगा। तो ये जिसे कहते हैं कि एक ओपन एंड शट टाइप का मामला था। तो पुलिस पहुंची रोहित के पास और रोहित से पूछताछ शुरू हुई। रोहित ने कहा, हाँ साहब, मेरे घर तो आया था, लेकिन इसके बाद वो कहीं चला गया। कहाँ गया इसके बारे में मुझे नहीं पता। अब पुलिस उससे तमाम सवाल कर रही थी कि तुम्हारे घर आया था तो आखिरी बार क्या बातचीत हुई, और अगर वो गया तो क्या अपनी स्कूटी यहाँ पर छोड़कर चला गया, पैदल चला गया, स्कूटी तो तुम्हारे घर के बाहर पार्क नज़र आ रही है, सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है। तो ऐसे तमाम सवाल रोहित से हो रहे थे, और रोहित तमाम सवालों के जवाब जो है बहुत कॉन्फिडेंस से दे रहा था, और बार बार पुलिस को ये बता रहा था कि धर्मेंद्र उसके घर आया तो ज़रूर था, लेकिन फिर कहाँ गया इसके बारे में वो एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि धर्मेंद्र उसके घर से निकल गया था और वो दरवाज़ा बंद करके अपने घर के काम में, रोज़मर्रा के कामों में लग गया। उसे नहीं पता धर्मेंद्र कहाँ गया, स्कूटी छोड़ कर गया या ले कर गया। इस तरह की बातें रोहित जो है वो पुलिस को बता रहा था। इस बीच पुलिस अभी इस स्ट्रगल में थी कि धर्मेंद्र के बारे में और जानकारी जुटाएं, कहीं ऐसा ना हो कि रोहित बिल्कुल सच बोल रहा हो और वाकई धर्मेंद्र वहाँ से कहीं स्कूटी छोड़कर चला गया हो। कई बार ऐसा भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें इंसान जानबूझकर अपनी गुमशुदगी जो है वो प्लांट करता है ताकि वो लोगों को गुमराह कर सके। कभी रुपए पैसों के लेन देन का मामला होता है, कभी घर वालों के साथ कोई नाराज़गी होती है। तो ऐसा भी कई केस स्टडीज़ में देखा गया है। तो पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि एग्जैक्टली धर्मेंद्र की गुमशुदगी की वजह क्या हो सकती है, और रोहित के घर के बाहर स्कूटी छोड़कर ये आदमी गया कहाँ, ये पुलिस को जवाब नहीं मिल पा रहा था। खैर, रोहित के बारे में मैं आपको बताऊँ,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोहित धर्मेंद्र का सिर्फ अच्छा दोस्त ही नहीं था, बल्कि रोहित भी धर्मेंद्र के साथ उसी राधा गोविंद ऑटोमोबाइल में काम भी किया करता था, यानी दोनों आपस में कलीग भी थे। तो अभी पुलिस धर्मेंद्र की गुमशुदगी की जांच कर रही थी, तब तक मुजफ्फरनगर में एक मंसूरपुर पुलिस स्टेशन है। इस मंसूरपुर पुलिस स्टेशन के हद में एक बस स्टॉप है, बस अड्डा है, जिसे जड़ौदा बस स्टॉप कहते हैं। और उस बस स्टॉप के पास कुछ फैक्ट्रीज हैं। इनमें से एक फैक्ट्री के पीछे किसी इंसान को एक बोरी नजर आती है, जिस बोरी के आसपास काफ़ी सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। अब बोरी पैक है, मक्खियां भिनभिना रही हैं, ये अपने आप में एक अजीब सा मंजर है। जाहिर है बोरी में कोई ऐसी चीज़ है जो ख़राब हो रही है। वो किसी जानवर की लाश हो सकती है, इंसान की हो सकती है, या किसी बूचड़खाने के कुछ मांस के टुकड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी बोरी जब किसी इंसान को नज़र आती है तो वो मंसूरपुर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करता है, मुजफ्फरनगर पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस की टीम फ़ौरन वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद लोगों की मौजूदगी में उस बोरी को खुलवाया जाता है। लेकिन बोरी को खोलने के बाद जो मंज़र सामने आता है वो बहुत ही भयानक है। बोरी के अंदर एक इंसान की लाश है और लाश पर चाकू से, कुल्हाड़ी से वार किए जाने के कई सारे निशान हैं। किसी भी इंसान की लाश अगर बोरी में बंद हो और उसे बंद करके किसी सुनसान जगह पर फेंक दिया गया हो तो जाहिर है ये कोई नॉर्मल डेथ तो हो ही नहीं सकता, मामला मर्डर का ही है। लेकिन जिस तरह से हथियारों के निशान भी उस डेड बॉडी पर मौजूद हैं, इससे ये बात और क्लियर है कि ये मामला मर्डर का ही है, कुछ और नहीं हो सकता। पुलिस पता करने लगती है कि आदमी है कौन, क्योंकि मर्डर का मामला है, जांच शुरू करती है। और इसी बीच जब जांच करती है तो पुलिस छानबीन करते करते पता चलता है कि हाँ, एक आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले दर्ज हुई है जिसका नाम धर्मेंद्र है, तो कहीं ये उसकी लाश न हो। पुलिस अब दिमाग लगाती है। पुलिस धर्मेंद्र के घर वालों से कांटेक्ट करती है और उनसे कहती है कि प्लीज़ एक बार आकर इस बॉडी को देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बदकिस्मती से ये आप ही के घर का मेंबर हो। घर वाले आते हैं और उस लाश को देखकर उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो बेतहाशा रोने लगते हैं और छटपटाने लगते हैं। पुलिस को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि ये लाश जो है धर्मेंद्र की ही है, वरना किसी और की लाश देखकर कोई परिवार के लोग इतने व्याकुल नहीं होंगे, क्योंकि उनको फिर जाहिर है लाश तो मिलेगी, देखेंगे वो, लेकिन उन्हें थोड़ी उम्मीद नज़र आएगी कि हाँ, हमारे घर का बच्चा जो है वो ज़िंदा है। लेकिन यहाँ तो लाश को देखकर ये व्याकुल हो गए, रोने लगे बहुत बुरी तरह से। तो खैर वो लाश कुल मिलाकर धर्मेंद्र की थी। और धर्मेंद्र की जब लाश थी तो अब पुलिस, चूँकि लास्ट पॉइंट धर्मेंद्र की गुमशुदगी का वो रोहित का घर ही था, तो पुलिस एक बार फिर से रोहित को राउंड अप करती है पूछताछ के लिए। और इस बार चूँकि लाश बरामद हो चुकी है तो पुलिस रोहित से सख्ती करती है। और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पुलिस के सस्टेन्ड इंटरोगेशन के सामने और पुलिस के ट्रिक कह लीजिए या टैकल करने का तरीका कह लीजिए, उसके सामने रोहित टूट जाता है और वो कबूल करता है कि उसी ने अपने जिगरी दोस्त और कलीग धर्मेंद्र की हत्या की है। मगर सवाल है कि हत्या क्यों कर दी और धर्मेंद्र उसके घर खुद स्कूटी लेकर क्यों आया था? अगर उसे अपनी मौत का डर था तो जाहिर है वो स्कूटी लेकर कभी नहीं आता। तो इसके पीछे जब रोहित से पूछताछ हुई तो रोहित ने जो कहानी सुनाई वो कहानी अपने आप में बहुत ही अजीब और विचलित करने वाली है। ये जो धर्मेंद्र है, चूँकि ये रोहित के साथ ही काम करता था, तो एक दूसरे के दोस्त भी थे, एक दूसरे के सुख दुख में, मुसीबत में काम भी आया करते थे और दोनों के घर वाले एक दूसरे को पहचानते थे, जानते थे। रोहित को कभी पैसों की ज़रूरत पड़ी और धर्मेंद्र ने उसे 5,000 रुपये उधार दिए थे। ये रुपए धर्मेंद्र काफ़ी दिनों से मांग रहा था, रोहित देने में आनाकानी कर रहा था। लेकिन फाइनली शनिवार का जो दिन है 26 जुलाई का, उस दिन रोहित 5,000 रुपये के साथ तैयार था और उसने धर्मेंद्र को फ़ोन किया और कहा कि वो आ जाए, 5,000 रुपये उसके पास रखे हुए हैं, ले जाए। धर्मेंद्र को लगा कि चलो, बहुत दिनों से पैसा मैं तलाश रहा था, मिल नहीं रहा था, मतलब उसकी कोशिश में लगा था, जब खुद ही रोहित बोल रहा है तो ले लेता हूँ। वो रोहित के घर स्कूटी लेकर गया 5,000 रुपये लेने के इरादे से। लेकिन जब बैठा, बातचीत हुई, पानी वानी पीने लगा, तब तक उसके पास तकरीबन 3,65,000 या 70,000 रुपये जो धर्मेंद्र के पास थे, उन रुपयों पर रोहित की नज़र पड़ी। अब इतने रुपए रोहित लेकर वहाँ क्या करने गया था, ये एक सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि रोहित के ये जो पैसे थे ये कलेक्शन के पैसे थे और उसके दफ्तर के पैसे थे, 3,70,000 के आसपास, यानी आप रफली मान लीजिए 4 लाख। तो ये 4 लाख रुपए लेकर ही वो रोहित के घर गया था। अब आप ये पूछेंगे कि धर्मेंद्र के पास एक साथ इतने रुपए कहाँ से आए और वो इतने रुपए लेकर रोहित के घर क्या करने गया था?
तो इसका जवाब ये है कि धर्मेंद्र के ये रुपए जो है वो अपने नहीं थे। तकरीबन 3,70,000 के आसपास की ये जो रकम थी, रफली अगर हम माने इसे 4 लाख रुपए, तो ये 4 लाख रुपए की रकम जो है ये उसके ऑर्गेनाइजेशन की थी जहाँ वो काम करता था। इन रुपयों का वो सिर्फ कस्टोडियन था। और धर्मेंद्र जब अपने घर से निकला सुबह तो उसने सोचा कि ठीक है, रोहित से 5,000 रुपये ले लूँगा और बाकी ये रुपए ले जाकर या तो वो अपने दफ्तर में जमा करा देता या कहीं बैंक में जमा कराता, कहीं कुछ भी करता, लेकिन ये पैसे उसके नहीं थे। लेकिन उसके पास तकरीबन 4 लाख रुपए थे और धर्मेंद्र के पास मौजूद इन 4 लाख रुपयों पर रोहित की नज़र पड़ी, जो रोहित धर्मेंद्र को 5 लाख रुपए उधार लौटाने वाला था। लेकिन पैसा भी बड़ी अजीब चीज़ है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इन 4 लाख रुपयों ने रोहित की नीयत खराब कर दी। और वो नीयत इतनी खराब हुई कि उसे अपने दोस्त धर्मेंद्र की जान लेने से भी गुरेज नहीं हुआ। उसने धर्मेंद्र पर अपने घर में ताबड़तोड़ चाकुओं से और कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया और धर्मेंद्र की हत्या कर दी। चारों तरफ खून ही खून बिखर गया। चाकू और कुल्हाड़ी से हत्या करने पर खून आना लाजमी है। इसके बाद वो 4 लाख रुपए तो रोहित ने हड़प लिए, लेकिन इसके बाद वो लाश को छिपाने की कोशिश करने लगा। चूंकि उसके घर में ही ये सब कुछ हुआ था तो सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में थी, कोई बाहर वाली बात थी नहीं, घबराने वाली बात थी नहीं। तो उसने एक बोरी अरेंज की और उस बोरी में धर्मेंद्र की शत विशत लाश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं म्यूटिलेटेड, है ना, म्यूटिलेटेड बॉडी जो है, उसने उस बोरी में भर दी और भरने के बाद उसे अच्छे से बांध दिया। और बांधने के बाद उसे अपने ही घर में मौजूद एक बाथरूम में रखकर बाथरूम को लॉक कर दिया। वो ऐसा बाथरूम था जिसका वो इस्तेमाल नहीं करता था। अब 2 दिन गुजर गए। इन 2 दिनों में वो दिमाग लगाता रहा कि धर्मेंद्र की लाश को कैसे डिस्पोज ऑफ करूं, लेकिन 2 दिनों में वो दिमाग लगाकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस डेड बॉडी को कैसे फेंकूं। तो खैर 2 दिन के बाद उसे एक आइडिया आया। वो आइडिया ये था कि शहरों में आपको पता है कूड़े का रिक्शा या कूड़े का मिनी ट्रक लेकर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग या कूड़ा उठाने वाले जो वॉलंटियर्स हैं, सफाई कर्मी, वो चलते हैं, सुबह सुबह घरों में आते हैं। तो मुजफ्फरनगर के जिस गली में ये हत्या हुई थी, वसुंधरा कॉलोनी में, वहाँ पर एक कूड़े वाला इस तरह से सुबह आया करता था कूड़ा लेने के लिए। तो एक कूड़े वाले को धर्मेंद्र ने बुलाया और बुलाने के बाद उससे कहा कि उसे एक बोरी जो है वो सौंपेगा, जो बोरी में एक ह्यूमन बॉडी है, लाश है, और वो लाश अब ख़राब हो रही है, लेकिन उसे ये बोरी करना कुछ नहीं है, चुपचाप से ले जाकर किसी सुनसान जगह पर कूड़े के ढेर में डाल देना है, फेंक देना है, बस इतना ही करना है। और बदले में उसने कूड़े वाले को 50,000 रुपये देने की बात कही और 50,000 रुपये का लालच दिया। तो एक कूड़ा उठाने वाले आदमी के लिए, जो ज़ाहिर है गरीब तबके से ही होगा, उसको 50,000 रुपये के बदले में सिर्फ एक बोरी फेंकने का काम था। तो इस चीज़ के लिए वो तैयार हो गया। 50,000 रुपये के बदले में वो बोरी ली और बोरी लेकर उसने वो बोरी, जो मैंने आपको जगह बताई, मंसूरपुर पुलिस स्टेशन की हद में, बस स्टॉप के पीछे फैक्ट्रियों के पास में, उसने वो बोरी जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी, फेंक दी। और इसके बाद वो वहाँ से चला गया अपने काम पर, भाग गया भी कह सकते हैं आप। और ये जो रोहित है ये निश्चिंत हो गया कि अब वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, उसका राज कभी बाहर आएगा नहीं, क्योंकि डेड बॉडी भी उसने फिकवा दी है। लेकिन जब पुलिस जांच करने लगी तो आपको पता है कि किस तरह से वो लावारिस लाश के तौर पर धर्मेंद्र की लाश जो है एक फैक्ट्री के पीछे से बरामद हुई। और इधर सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी कड़ियाँ रोहित के घर के साथ जुड़ती हुई दिखाई दी। अब तक तफ्तीश में पुलिस ने सीडीआर भी निकलवा ली थी, जिससे दोनों के बीच में मोबाइल फ़ोन पर हो रही बातचीत का भी खुलासा हो गया। तो इस तरह से रोहित के पास भी बचने का कोई रास्ता नहीं था और उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूला, बल्कि हत्या करने के बाद किस तरह से उसने लाश निपटाई, इसके बारे में भी उसने पुलिस को सारी बातें खुलकर बताई। इन नटशेल या निचोड़ में अगर हम कहें तो तकरीबन 4 लाख रुपए के लिए एक शख्स ने अपने ही जिगरी दोस्त की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी लाश को पहले अपने ही घर के बाथरूम में 2 दिनों तक छिपाए रखा और फिर 50,000 रुपये एक कूड़े वाले को देकर उसने उसकी डेड बॉडी फिकवा दी। इतने जालिम, इतने बेरहम, इतने गद्दार, इतने विश्वासघाती लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, जिसके बारे में सोचकर बड़ा अजीब लगता है। मुजफ्फरनगर यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली और नोएडा के पास में ही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वाकई मतलब, और ऐसी घटनाएं ऐसा नहीं कि सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही हुई या हो रही हैं,
हर जगह होती हैं, तो इसीलिए बहुत सजग, सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। मेरा इरादा डराने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने में कोई बुराई नहीं है। हमेशा अपनी सुरक्षा और सेफ्टी के बारे में सोचना ज़रूरी है। उधार लेना और देना आज के ज़माने में अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैंने हज़ारों रुपए गंवाए हैं, लेकिन फिर मैंने एक सीख भी ली है, वो ये कि आप किसी भी इंसान को उतने ही रुपए उधार दें जिन रुपयों को आप भूल जाने की क्षमता रखते हैं। मतलब हैसियत से बढ़कर किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि उधार लेकर बहुत सारे लोग लौटाते नहीं हैं, और ऐसे लोगों की वजह से जो अच्छे लोग होते हैं, जिन्हें वाकई रुपयों की ज़रूरत होती है, उन्हें भी वो इंसान जो दूध का जला हुआ है वो छाछ फूंक कर पीता है, तो इसीलिए उन्हें भी वो उधार में कोई रुपए या रकम नहीं देना चाहता है। तो खैर, हालांकि ये कहानी एग्जैक्टली उधार की नहीं है, उधार का रुपया लेना तो एक बहाना था। कत्ल तो तकरीबन 4 लाख रुपयों के लालच में हो गया, लेकिन सोचिए इंसान की सोच, इंसान का माइंड सेट, वो भी कितना अजीब है। मतलब इस पर तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है, मैं नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ इस तरह की गद्दारी और एहसान फरामोशी पर, लेकिन मेरे बोलने से क्या होना है। एनीवे, खैर इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज किसी दर्शक का नाम या कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ी वक्त की पाबंदी है, लेकिन नेक्स्ट जब मैं हाजिर होऊंगा तो आप लोगों के नाम और कमेंट्स फिर से पढ़ूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो पेशकश अभी मैंने आप लोगों के सामने रखी, इस पर आपकी राय, आपका कमेंट क्या है, प्लीज़ मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।